सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है मानस जायसवाल, गौरव बिस्ला, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही संदीप वागले। तैयारी भारतीय बाजारों के खुलने की और बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या 8,500 के पार निकल पाते हैं। फिलहाल जो एसजेएक्स निफ्टी से संकेत है वो 60 अंकों की मजबूती के, यानी कि 8,500 से थोड़ा सा नीचे शायद बाजार खुलते हुए दिखे, तो वहां पर हम नजर रखेंगे। लेकिन उससे पहले नजर रखेंगे कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। एक और स्टॉक जिसके नतीजे आए थे शुक्रवार को, टाइटन, और आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 485 रुपए के लक्ष्य के साथ रिपोर्ट आई है। तो गौरव बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए टाइटन में कोई मौका है खरीदारी करने का? ये टाइटन 380 के ऊपर अगर रहता है तभी अच्छा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 380 के आसपास से 2-3 दिनों से अच्छा खासा प्रेशर है, पोजिशंस मंदीगिरी बनाई जा रही हैं। तो अगर 380 सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आपको 395 तक ले जाते हुए आपको देखने मिल सकती है। तो वहां पे अगर आप बाय कर सकते हैं 380 382 के लेवल्स पे, तो 375 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर आपको 395 के लक्ष्य हो सकते हैं। सस्टेन हो गए तो और ऊपर है। मुझे लगता है कि 395 400 काफी बड़ा डिस्टेंस है, वहां तक शायद ना जा पाए, लेकिन एक 15 रुपए के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। चलिए, तो टाइटन आपके नंबर्स आए, कुछ ऐसे नंबर्स बताता हूं आपको जो बहुत जबरदस्त आए हैं ओवर द वीकेंड। नजर रखिएगा फेडरल मुगल पर 94% मुनाफा इनका बढ़ा है। होंडा सीएल पर इनके नतीजे अच्छे आए हैं और मुंजाल ऑटो, इसके नंबर्स भी काफी जबरदस्त आए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए। मंगलम सीमेंट घाटे से मुनाफे में आई है। देखिए, ये है फेडरल मुगल का भाव इस समय, और यहां पर अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। मुंजाल ऑटो, मंगलम सीमेंट, इवन रेडिको खैतान के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। कुछ देर पहले अविनाश भी आपको बता रहे थे, तो ये नंबर्स, शारदा कॉपकैम के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो यहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में तेजी का माहौल है, तो ये तेजी वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन अनिल, आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के परिणाम आने वाले हैं, और ये परिणाम मार्केट मूविंग होते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ा वेटेज है। क्या उम्मीद है आपकी, कैसे आ सकते हैं नंबर्स? कहीं एक्सेस वाला मामला हो तो नहीं हो जाएगा, या फिर नहीं? आई थिंक हेमंत, पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। इतना नेगेटिव सरप्राइज नहीं, बट मुझे लग रहा है कि शायद पॉजिटिव सरप्राइज होगा। कम से कम हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 17-18% वाई ग्रोथ आएगा। और एसेट क्वालिटी को लेके डेफिनेटली जिस प्रकार का प्रीवियस क्वार्टर में एक सिग्निफिकेंट राइट ऑफ मैनेजमेंट ने लिया था, वैसा शायद ना हो सकता है कि एसेट क्वालिटी पेन कंटिन्यू हो, बट जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री आएगी वो हमको लेकर लग रहा है कि पॉजिटिव होगी। और जो आईसीआईसीआई प्रू का जो आईपीओ भी हुआ है, उसका भी जो बेनिफिट है वो शायद इस या सेकंड या थर्ड क्वार्टर में भी आएगा। तो ओवरऑल डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 18-19% का प्रॉफिट ग्रोथ आता है, तो डेफिनेटली स्टॉक एक मार्केट फेवरेट है और हाई बीटा काउंटर है, तो इसमें डेफिनेटली आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए। इस वक्त चलिए, प्री ओपनिंग सेशन शुरू हो चुका है और वहां पर डालते हैं नजर किस तरह की शुरुआत के संकेत आते दिख रहे हैं। इस वक्त हरे निशान में दिखेगा आपको निफ्टी 9500 अंकों पर है और सेंसेक्स 72 अंकों पर। रुपए की शुरुआत भी करेंगे। 66-70 क्लोजिंग की, 4 पैसे की मजबूती के साथ हमने करेंसी मार्केट को शुक्रवार को बंद होते हुए देखा। तो आज देखते हैं वहां पर किस तरह की शुरुआत होती दिखती है। लेकिन फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी दमदार प्रदर्शन करने के मूड में आज नजर आ रहे हैं और ये तेजी बनेगी ल्यूपिन से। 10% ऊपर दिख रहा है लुपिन का स्टॉक का। अदानी पोर्ट्स 8%, एचसीएल टेक 6%। एचसीएल टेक किसने कहा था? हाँ, वागले साहब ने। चलिए, वागले साहब के टारगेट के ऊपर ही ना खुल जाए। सन फार्मा, एचडीएफसी, ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। रुपए में थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है, 4 पैसे का नुकसान आपको नजर आएगा इस वक्त रुपए में, तो थोड़ा सा मामूली कमजोर है। यानी कि शुक्रवार को जो 4 पैसे हमने गेन किया था उतना नीचे हो गए। मोटा मोटी ये करेंसी मार्केट का रुझान आपको नजर आएगा। तो शुरुआत मजबूत होने के आसार शुरुआती टिक्स में दिख रहे हैं। देखते हैं सेटल होने दें किन लेवल्स पर आकर यहां पर बाजार में एक्शन फिर वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। इस बीच जो स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं, हेमंत, कोई स्टॉक्स आपने चुना है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीएनबी हाउसिंग, देखिए इसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट होगा और एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी थी कि अच्छी लिस्टिंग हो सकती है इसकी, लेकिन उसके बाद मार्केट का मूड बिगड़ गया था। तो इलेक्शन का दिन है कल, आईपीओ लिस्ट हो रहा है आज। अगर पैसा बनता है तो टेबल से एक बार निकाल लेना चाहिए, या आपको लगता है बने रहना चाहिए? फ्रेंकली इस आईपीओ में मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मैंने अवॉइड करने की राय दी थी। मैंने अवॉइड करने की राय सिर्फ एक बेसिस पर दी थी कि मुझे महंगा लग रहा था। ठीक बात। तो आज भी मैं ये कहूंगा कि पीएनबी हाउसिंग लिस्टिंग के बाद खरीदने के बजाय जो
अविनाश कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदे, वो खरीदना मैं प्रीफर करूंगा वैल्यूएशंस के लिहाज से। है तो दोनों ही सरकारी कंपनी है, तो फिर LIC हाउसिंग उससे सस्ती, इतनी बड़ी, इतनी पुरानी, तो वो क्यों ना खरीदें। तो ऐसे में लिस्टिंग दमदार होगी, क्योंकि इश्यू अच्छा भर गया था, और हो सकता है लिस्टिंग के बाद थोड़ी और मजबूती भी है। वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर ले, वही हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आराम से होल्ड करें। फॉर्मूला अच्छा है वो। हाँ, तो उस फॉर्मूले में क्या है, आपकी रिस्क कम हो जाती है, मुनाफा प्रोटेक्ट होता है, और इश्यू के बाद अगर अपसाइड, क्योंकि ये हमने देखा कितने में, एडवांस एंजाइम, इक्विटास, उज्जवल, इन सब में ये फॉर्मूला काम आया है। तो जब तक ये फॉर्मूला काम आ रहा है ना, तब तक इसको लगाए रखें। तो फिलहाल अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, और उस अच्छी लिस्टिंग के बाद आप होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं, और अपने पर्टिकुलर लेवल से नीचे आने लगे फिर आप प्रॉफिट बुक कर लें। बिल्कुल। आज आप आईटी कंपनियों की बात कर रहे थे, एक और इवेंट है जो आईटी कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो है कॉग्निजेंट के नंबर्स, जो मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। तो आज जब आप तेजी करें तो ये ध्यान रखिएगा कि आज मार्केट बंद होने के बाद कॉग्निजेंट के नंबर्स आएंगे, जो कल आईटी कंपनियों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो अब इन नंबर्स का एनालाइज करना तो काफी मुश्किल है। तो बिटवीन अगर आईटी या फार्मा चूज करना हो तो कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है? अविनाश, मेरा सवाल आपसे इसलिए है ये क्योंकि पिछला हफ्ता 8% फार्मा इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलती। सबसे बड़ा लूजर अगर कोई एक इंडेक्स था तो फार्मा इंडेक्स था, क्योंकि यूएस वाली जो अनिश्चितता बनी हुई थी कि जांच होगी तो यूएस की कंपनियों पर इंपैक्ट पड़ेगा, भारत की कंपनियों पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये बताइए, ल्यूपिन तो बता ही रहे इतना अच्छा तेजी दिखाएगा, सेकंड बेस्ट पिक फार्मा सेक्टर में आपकी कौन सी होगी? सन फार्मा में CLSA बुलिश है, इसके अलावा नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे ऑरोबिंदो फार्मा काफी पसंद है। यहाँ पे भी काफी भारी गिरावट आई थी। अगर हम कंपनी के नतीजे देखें Q2 के, तो यूएस मार्केट्स में इन्होंने अच्छी इनरोड बनाने के बाद वहां पे पोजीशन स्टेबलाइज की है। तो डेफिनेटली अगर यूएस मार्केट्स में स्टेबिलिटी आती है तो ऑरोबिंदो फार्मा में भी आपको आज एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। और ओवरऑल फार्मा इंडेक्स जिस प्रकार से फ्राइडे को गिरा था, मुझे लग रहा है कि उतनी ही तेजी से शायद आज आपको एक बाउंस ये सारे फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज में देखने को मिले। बाउंस बड़ा होगा, तगड़ा होगा। अरे हेमंत, लुपिन तो 10% से हिलने का नाम नहीं ले रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। हम सन फार्मा की बात कर रहे थे, कल मार्केट बंद होने के बाद टैरो के नंबर्स आएंगे, और टैरो के नंबर से पहले कल मार्केट बंद होने के बाद तो परसों उसके ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन देखिए, टैरो है सन फार्मा की इजरायली की सब्सिडरी, और सन फार्मा के ऊपर CLSA टैरो के नतीजों से पहले बुलिश है, 61% अपसाइड। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है। तो सन फार्मा भी बहुत महत्वपूर्ण शेयर होगा आज देखने के लिए किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है टैरो के नतीजों से एक दिन पहले। सन फार्मा चार्ट पूछी जाए? बिल्कुल। चार्ट के बजाय FNO पे ली जाए राय। गौरव बताएं, सन फार्मा खरीदना चाहिए? यदि हाँ तो टारगेट्स क्या होंगे आपके? देखिए, जो असली एक्शन है वो 700 के ऊपर ही होगा। तो अगर 700 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मैं 685 690 के स्टॉप से बाय करूंगा। एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल सकती है तकरीबन 735 740 लेवल्स पे। वहां पे एक अगर से जो सेलिंग शुरू हुई थी, तो मुझे लगता है वहां पे एक बार हॉल्ट होगा। यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे, अगर ओपनिंग आपकी 680 के करीब ओपनिंग होती है, तो मुझे लगता है फिर 700 पे जाके एक बार अटक सकता है। तो लेट इट क्रॉस 700, फिर आपके लिए बाय करना थोड़ा और सेफ हो जाएगा। ओके, तो सन फार्मा 700 पार करना ये जरूरी है, उसके बाद बनेगी मजबूती। लेकिन 4% भी ऊपर खुले तो अच्छा। सबसे बड़ी बात हेमंत, जो मैं देख रहा हूँ बार बार नजर हट नहीं रही लुपिन से, क्योंकि आप देखिए जनरली प्री ओपनिंग सेशन में कोई भी सुबह सुबह ना वो मस्ती वाले सौदे होते हैं। जी हाँ, इतना ऊपर इतना नीचे, खबर बड़ी है ये बहुत। एक भी बार 10% ऊपर लगने के बाद सर्किट खुलता हुआ नहीं दिखा। तो अब से 2-3 मिनट में समझ में आएगा कहाँ ओपनिंग होती है लुपिन की। लेकिन उससे पहले फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक 2020 का अपडेट मैच, जो 7:30 से 8 के बीच खेला हेमंत गई ने। और आज एक नए कैप्टन थे हमारे हेमंत के साथ, आशीष वर्मा। तो देख लीजिए कौन से हैं आज के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज। देख लेते हैं दोनों टीम्स किस तरह से निकल कर आएंगी। मेरी टीम पर नजर डालिए, HDI इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये 2 हाई बीटा रियल एस्टेट शेयर हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगे। और उसके बाद 2 मेटल्स और माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं। ग्लोबली एक अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों ने मजबूती दिखा दी है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अब
हारते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से हिलरी क्लिंटन को अब ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और एफबीआई की तरफ से जो क्लीन चिट मिली है उसके चलते एक अच्छी रैली मेटल्स में भी आज देखने को मिलेगी। वेदांता जेएसपीएल में तेजी करिए, जस्ट डायल में तेजी करिए क्योंकि पहले काफी मंदी हो चुकी है, और इसके अलावा आपकी नजर होनी चाहिए सूडो रियल्टी स्टॉक्स पर भी। बॉम्बे डाइंग में आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, कल इसके परिणाम भी आने वाले हैं, उम्मीद की जा रही है बहुत बेहतरीन नंबर्स आएंगे। इसके अलावा नजर रखिएगा शुगर कंपनियों के ऊपर, राजश्री शुगर पर और शालीमार पेंट्स पर, ये दोनों कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं, अच्छे आ सकते हैं। पटेल इंजीनियरिंग भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, रियल एस्टेट ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में भी आज होगी तेजी। मुर्देश्वर सिरेमिक्स के भी मल्टीपल ट्रिगर्स के चलते आज इसको टीम में शामिल किया है। तो ये है मेरे 10 के 10 बल्लेबाजों की। मेरी टीम भी 10 के 10 बल्लेबाज हैं क्योंकि सेंटिमेंट जो बीते हफ्ते थे उससे एक मार्क शिफ्ट इस हफ्ते देखने को मिल रहा है। इसीलिए अमेरिकन मार्केट जो गेन्स को लीड कर रहे हैं उससे इंडिकेशंस आते हुए कि आज भारतीय बाजारों में भी अच्छा मोमेंटम होगा। जो टारगेट्स हमने सेट करे थे वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं क्योंकि हमें पता नहीं किस हद तक उछाल आना चाहिए कल के ऑल इंपॉर्टेंट वो चुनाव के दिन से पहले, लेकिन अगर गेन्स आते हैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। खरीदारी करने के मौके ल्यूपिन में होंगे जहां पे एक बहुत बड़ा रिलीफ आता हुआ यूएस एफडीए की तरफ से हरी झंडी इस कंपनी के गोवा प्लांट को मिलती हुई 50% कुल यूएस सेल्स वहां से कंट्रीब्यूशन आता है। पीएनबी इस कंपनी के खास तौर पे सबकी नजरें थी एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस पर और बेहतरीन एसेट क्वालिटी। स्लिपेजेस में क्यू ऑन क्यू हुई, यानी कि तिमाही दर तिमाही 31-32% की कमी आई है, उससे एक रिलीफ यहां पे देखने को मिलेगा। और सरकारी बैंक्स बीते हफ्ते प्रेशर में थे। इंडियन होटल्स, हालांकि दिक्कत की बात की ओवरहैंग है वो टाटा सन्स और सारस मिस्त्री विवाद का, पर नंबर स्ट्रांग है। सारस मिस्त्री साहब के उठाए तमाम स्टेप्स अब इंपैक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल्स को। ऑपरेशनल मुनाफा नेट लेवल पे इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक करा है घाटे से, तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई। कॉक्स एंड किंग्स, ये कंपनी फंडामेंटली हमें बहुत पसंद आती है, इस रीसेंट गिरावट में शायद खरीदारी करने के, एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। और मोबाइल ग्लोबल, फ्राइडे को एक लार्ज ट्रेड हुआ था, स्टॉक 3.5% प्रेशर में था, लेकिन अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। और जिस तरह से एनवायरमेंट बदल रहा है, जिस तरह से 4G की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, इस कंपनी का आउटलुक बेहतर है, तो दबाव में खरीदारी करने के शायद ये भी मौके दे रहा है। भरोसेमंद या डिपेंडेबल के तौर पर एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी केईआई इंडस्ट्रीज, ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आता हुआ, इसीलिए खरीदारी करने के मौके। जीएमआर इंफ्रा हाई बीटाज आज फोकस में, और यहां पे अपनी सब्सिडरी जीएमआर एनर्जी में जो स्टेक बेचा है उसके चलते एनर्जी का मूल्यांकन $1 अरब का है। अपनी बैलेंस शीट को सुधारने की कोशिश होगी उस पैसे से। डीबी रियल्टी हाई बीटाज रियल एस्टेट पे फोकस, साथ साथ इस कंपनी के प्रमोटर गोयनका साहब ओपन मार्केट से शेयर एक्वायर कर रहे हैं, उस खबर का फायदा मिलना चाहिए। ड्यूक ऑफशोर एक छोटी कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग पॉप के लिए प्ले अप करे, इस कंपनी के एक नया जहाज डिप्लॉय हो गया है एक इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस मेजर के पास, तो उसका फायदा, उसका किकर मिलता हुआ इस कंपनी को मिलेगा फाइनेंशियल्स में। और फाइनली साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कंज्यूमर सेंट्रिक प्ले, अच्छे नंबर्स और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, 210 रुपए का भाव है, 251 रुपए पे प्रमोटर्स को कन्वर्जन या फिर प्रमोटर्स को शेयर जारी कर रही है, तो उसका खास तौर पे फायदा और उससे खास तौर पे सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे। ले तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए, ये इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन अब बात एलएनटी की। हमने देखा एलएनटी में सरकार ने सूटी की हिस्सेदारी बेची। सरकार जितनी हिस्सेदारी बेचना चाहता था उतनी हिस्सेदारी के लिए खरीदार नहीं मिले और कुछ ही हिस्सेदारी बेच पाए। ये बताइए, एक ओवरहैंग तो लोग ये कह रहे हैं कि बाकी हिस्सेदारी भी शायद बिकती हुई नजर आए, लेकिन बायर नहीं थे एलएनटी के लिए। एसबीआई को शेयर खरीदना पड़ा, एसबीआई म्यूचुअल फंड खरीदे, कोई और म्यूचुअल फंड खरीदे, तो समझ में आता है, लेकिन एसबीआई को जरूरत क्या थी? आजकल म्यूचुअल फंड बड़े समझदार हो गए, लेते नहीं है कोई भी स्टॉक ऐसा, मतलब इजीली आप म्यूचुअल फंड, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ट्रांसपेरेंट पूरे स्टॉक मार्केट में कोई एक सेगमेंट है तो वो म्यूचुअल फंड्स का है। ठीक बात, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सबसे ज्यादा रेगुलेटेड, तो म्यूचुअल फंड ऐसे खरीदेंगे नहीं। अब इसमें बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है कि पहली बात तो पूरी नहीं बिक रही, दूसरी बात एसबीआई को खड़ा करना पड़ रहा है फॉर ए चेंज एलआईसी की जगह। जी हाँ, तो ये मामला सीरियस है। तो जो लोग वागले साहब और मानस जायसवाल से इत्तेफाक रखते हैं कि उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, तो उछाल में बिकवाली करने के लिए सबसे सही शेयर अगर कोई है फिर तो ये एलएनटी है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि एसबीआई ने थोड़े से शेयर खरीद लिए हों, 800 करोड़ शेयर बिकने थे, जिसमें से 56 लाख शेयर यानी करीब करीब आधे शेयर जो है वो एसबीआई को खरीदने पड़े। जी हाँ, 800 करोड़ रुपए की जो बाइंग है वो अकेले
SBI ने करी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, SBI के शेयर में फिर आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि 800 करोड़ रुपए, देखिए अगर SBI L&T के शेयर खरीदने के, अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि SBI को कोई फायदा होने वाला है। अगर ये कर्जा देते किसी कंपनी को या कुछ और करते तो अच्छी तेजी बनती। तो SBI के लिए कैसी है ये बात? ये इस बात से समझ में आता है कि देखिए गौरव विश्व ने 3 बाय कॉल दिए और एकमात्र शॉर्ट कॉल SBI पे दिया है। तो ये अब अलग बात है कि बाजार का मूड ठीक है, बैंक चलेंगे, अदरवाइज ये SBI के लिए वाकई में बड़ी नेगेटिव खबर है। बिल्कुल। अविनाश, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्योंकि ये बात हजम ही नहीं हो रही थी जब SBI का नाम सामने आया। SBI को क्या जरूरत है भाई L&T की शेयर खरीदने के लिए? चलिए, ये तो बुक एंट्री टाइप का मामला भी लगता है कि सरकार ने सूटी की हिस्सेदारी बेची, SBI ने खरीद ली। ये तो एक्चुअली वो बात हो गई कि एक जेब से दूसरे जेब में पैसा गया है, बट एक्चुअली कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या कोई प्राइवेट बायर नहीं आया। ये इसलिए है क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी वेल पॉपुलेटेड है इनके सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में, और डेफिनेटली SBI के लिए शायद ये मामला ऐसा होगा कि क्लियरली उनको फोर्सिबली कहा गया होगा। इसको डेफिनेटली पॉजिटिव बात इसको कहा जाता है मार्केट की भाषा में लोट क्लोज करना। सही बात है, बिल्कुल सही। तो सरकार ने L&T का लोट क्लोज कर लिया SBI के साथ। अब SBI धीरे धीरे जब बाजार ठीक होगा, जब इनका मन करेगा, धीरे धीरे थोड़ा बेचते रहेंगे। तो शुक्रवार को आएंगे SBI के नतीजे में। तो ये L&T के लिए क्या, L&T के स्टॉक के लिए तलवार लटकी हुई है, कब SBI बेचने आएगा। अच्छा, SBI को कोई L&T के शेयर खरीदने में इंटरेस्ट तो है नहीं, ठीक बात है, सीधी बात है। तो वो तलवार लटकी हुई L&T के शेयर पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मामला कि मतलब वो लोट वहां पर क्या बोलते हैं अविनाश जी, पार्किंग कर दी गई। तो ये पार्क हो गया L&T का शेयर SBI के पोर्टफोलियो में। चलिए, तो देखते हैं आज किस तरह का क्या कुछ एक्शन होता है। लुपिन 7% ऊपर बंद होने के संकेत दे रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। सन फार्मा 4% ऊपर, औरोबिंदो 4% ऊपर। तो ये जो टॉप लूजर थे शुक्रवार के, आज टॉप गेनर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में यही होता है कि जिस दिन मौका मिले उस दिन लपक लीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवरी आएगी, खैर ये तो कम लोगों ने सोचा होगा। लेकिन मैं एक राय लेना चाहता हूं गौरव से। गौरव, ये बताइए IT शेयर अगर खरीदना हो तो बेस्ट कौन सा, आप कौन सा खरीदेंगे? मैं TCS को बाय करने की सलाह दूंगा। थोड़ा एक सेफ बेट है, ज्यादा इसमें रिकवरी आई नहीं है और मोमेंटम इसमें काफी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट कवरिंग बन रहे हैं यहाँ पे, अगर लॉन्ग्स बनते हैं तो आपको एक बार ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार आपको 2420 2440 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 100 रुपए के ऊपर की आपको अपसाइड देखने मिल सकती है। तो 2310 का एक स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ओहो, और इस बीच में देखिए बाजार तो बड़ा दमदार प्रदर्शन करने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी SGX निफ्टी से दुगना मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, क्योंकि SGX निफ्टी 60 ऊपर दिख रहा था, ये तो 102 8535 और प्रीमियम देखिए 24 पॉइंट की थी, लेकिन मुझे लगता है आज प्रीमियम बढ़ेगी, 35 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम हो जाएगी। तो एग्जैक्टली 8500 पर खुलने के संकेत दे रहा है, यानी कि परेशान करेगा तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि कौन ज्यादा मजबूत होता है 8500 पे खुलने के बाद। और हमारा आज का निर्णायक लेवल 8500 ये, और वहीं पर खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है प्री ओपनिंग सेशन में, 51 शेयर है निफ्टी में, सारे शेयर हरे निशान में है। टाटा मोटर्स सबसे कम मजबूत है 0.14%, बाकी तमाम शेयर जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। TCS और टाटा मोटर्स ही थोड़े से कम मजबूत है ये टाटा ग्रुप की खबरों के चलते, लेकिन फार्मा शेयर आज की तेजी को पहली किताब से स्क्रीन पर आती हुई ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 300 अंक मजबूत, निफ्टी पर मजबूती 80 अंकों की, 1% की तेजी के साथ खुलते हुए बाजार 8500 के पार निकलता हुआ निफ्टी 75 अंकों की मजबूती के साथ 1.25% मजबूत है मिड कैप इंडेक्स, और इतना ही मजबूत है बैंक निफ्टी 19,300 के हमारे पहले टारगेट को हासिल करता हुआ 8,500 का पहला टारगेट निफ्टी हासिल कर चुका है। कहां से आ रही तेजी? लुपिन आज का स्टार 7.5%, 8% की बड़ी मजबूती 1530 के पार। ठीक पीछे है औरोबिंदो फार्मा, ठीक पीछे है सन फार्मा, हिंडाल्को में शानदार मजबूती, अदानी पोर्ट। अच्छा, बैंक्स मजबूत हो रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक में तेजी है, यस बैंक में तेजी है, तो सबसे बड़ी तेजी फार्मा में, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स जबरदस्त मजबूती दिखा रहे हैं। मेटल्स भी पीछे नहीं है, टाटा स्टील 2% मजबूत होता हुआ दिखा है, और निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी अगर कहीं से है तो TCS ITC जैसे शेयरों में। आइए वायदा कारोबार में आपको बता दूं कहां पर एक्शन आपको दिखेगा। एक्शन लुपिन के अलावा PNB 4% मजबूत होता हुआ दिख रहा है दमदार नतीजे के बाद। इंडो काउंट 4% मजबूत है, वेदांता में 3% की मजबूती है, जेन इरिगेशन, NCC और टाइटन जैसे शेयर 3% का उछाल दिखा रहे हैं। आईबुल रियल वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद आज 3% मजबूत खुला है।
डिश टीवी बैंड में शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है 3%, ये भी मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो कमजोर क्या है फिर? टीसीएस 1% नीचे है और यहीं से थोड़ा सा ये कह सकते हैं दबाव तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है ये माहौल है। लेकिन दमदार शुरुआत 8,500 को होल्ड करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी डबल सेंचुरी मारकर 200 अंकों पर है। शानदार तेजी पीएनबी में देखने को मिल रही है। अच्छे परिणाम के बाद देखिए 4% उछल चुका है ये स्टॉक। टाइटन में तेजी देखने को मिल रही है, जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है पहले और अब यहां पर उछाल है। अनिल देखिए जो नंबर्स कमजोर आए हैं, यूनाइटेड ब्रूवरीज जैसे भी वो भी किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये देखिए शेयर ये खुला मात्र ₹1 नीचे और अच्छे बाजार में लोग अपनी पोजीशन को कवर करने आ रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। अब आप देखिए 1.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ अच्छी तेजी यहां पर बन रही है। इसके अलावा कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स दिए हैं मार्केट बंद होने के बाद और ओवर द वीकेंड? फेडरल मुगल पर रखिए नजर, 14% ऊपर है ये स्टॉक। होंडा सीएल ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, 7% ऊपर है। मुंजाल ऑटो 7% की तेजी दिखा रहा है। शालीमार पेंट जिसके नंबर्स आने आज 5% ऊपर है। इसके अलावा आप देखिए बॉम्बे डाइंग में भी 4% की तेजी है। ब्रिटानिया, हालांकि वाडिया ग्रुप की कंपनियां हैं जिस पर आपकी नजर अगले 2-3 दिन होनी चाहिए। बॉम्बे डाइंग के नंबर्स कल आएंगे, ब्रिटानिया के आज आने वाले हैं और बीबीटीसी बॉम्बे बर्मा के नंबर्स कल आने वाले हैं। तो वाडिया ग्रुप के शेयरों के लिए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है तीनों ही शेयरों में। डीबी रियल्टी आशीष की टीम में शामिल था, आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। रेडिको खैतान के नंबर्स अच्छे आए, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और जब ग्लोबल मार्केट्स का मूड अच्छा हो तो अनिल सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं हिंडाल्को को लॉन्ग साइड पर प्ले करने के लिए। आप देखिए 2.5% की मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा तेजी भारतीय बाजारों में और सबसे अच्छा प्रदर्शन आज मिड कैप्स दिखा रहे हैं। देखिए 1.5% ऊपर बड़े दिनों के बाद नजर आ रहा है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 9 बढ़ने वाले शेयर हैं। जी हाँ, ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो और ये सुधरता ही जा रहा है। अच्छा प्रदर्शन शुरू में शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बेहतरीन तेजी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत जो अच्छी चीज दिख रही है कि गैप से खुलने के बाद स्टॉक्स मजबूत हैं, उसके बाद नीचे नहीं आ रहे, ये एक अच्छा संकेत है। तो आप देखिए ल्यूपिन 7.5%, देखिए ये बड़ा लिक्विड स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, सेंचुरी मारी खुलती है। हाँ, जो 80-100 रुपए की बात है वही खुला है, लेकिन उसके बावजूद मेंटेन है, नीचे नहीं आ रहा, ये एक बड़ा संकेत है। चलिए, तो ये एक अच्छी बात होती दिख रही इन तमाम शेयरों में और मजबूत होते दिख रहे हैं। तो राय ली जाए इस वक्त। पहले तो आप बताएं मानस, ल्यूपिन इस लेवल पर क्या ट्रेड होगा? 1525 पर ट्रेड कर रहा है कैश मार्केट में इस वक्त। देखिए मैं अभी भी थोड़ा इंतजार करूंगा। मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है वो 1550 से लेकर 1600 की रेंज में है। उसके पहले 1600 के ऊपर जब तक स्टॉक क्लोज ना हो यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास है तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके करीब 1480 का रखना चाहिए। बट फ्रेश लॉन्ग मैं 1600 रुपए के ऊपर ही करूंगा। और देखिए आप कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर होनी चाहिए। डीएचएफएल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एचडीआईएल 3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट रियल एस्टेट पूरा का पूरा पैक देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये शायद बैन में है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, उसके बावजूद डिश और सेंचुरी, उसके बावजूद देखिए 3% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो रियल एस्टेट पैक हाई बीटा माना जाता है और अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। आपकी टीम में कौन सा शामिल था? एचडीआईएल शामिल था। तो डीएचएफएल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और पूरे के पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आज नजर रहने वाली है क्योंकि लिस्टिंग होने वाली है। तो डीएचएफएल पर नजर रखिए, एलएनटी, मतलब सारी की सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आज रडार पर रहने वाली है। ये एक और चीज है जिस पर फोकस होगा मार्केट का। इंटरेस्टिंग ली जाए सब, हम तेजी वाले से जो मंदी वालों से भी पूछे। वागले साहब ये बताइए, एक वो लेवल दीजिए निफ्टी का जिसके नीचे इंट्राडे में निफ्टी फिसले तो आप तेजी करने वाले ट्रेडर्स को बोलेंगे कि भाई उछाल मिली है, बेच के निकल जाए, अपनी पोजीशन हल्की कर ले। और दूसरा वो लेवल जो जिसके नीचे आप शॉर्ट बनाना शुरू करेंगे फिर से, या यहीं पे बनाएंगे? हाँ, मुश्किल है। मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये सस्टेन हो रहा है। एक बात हमको समझनी पड़ेगी, 8500 के नीचे फ्यूचर्स में अगर जाता है और सस्टेन होता है तो 8550 एक 50 पॉइंट की रिस्क लीजिए और डाउन साइड 8430 के आसपास में भी 8400 के आसपास के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो नजर रखिए इन इंपॉर्टेंट लेवल्स का। लेकिन अभी अभी हम दिखा रहे थे 2020 में जो सुझाए गए थे शेयर वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं। और देखिए आपकी स्क्रीन पर ये प्लेट आती हुई, ल्यूपिन आशीष की टीम में था, पीएनबी दोनों ओपनर थे, क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। ड्यूक ऑफशोर, जीएमआर इंफ्रा, सेल्जर, ये आशीष की टीम के आज के
बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर मुरुदेश्वर सिरामिक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, बॉम्बे डाइंग, शालीमार पेंट जैसे शेयर और राजश्री शुगर, इसके नतीजे आ जाने वाले हैं। यहां पर नजर थी मेरे सिलेक्टर्स की और अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन एचयूएल देखिए आज ठंडा प्रदर्शन दिखा रहा है। कुछ स्टॉक्स जो बड़े हैं जो ठंडा प्रदर्शन दिखा रहे हैं उसमें एचयूएल के अलावा टू व्हीलर स्टॉक्स हैं। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा सा ठंडा कारोबार होता हुआ, बजाज में भी नरमी के साथ आज ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ टू व्हीलर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रही है आज। एक्शन दूसरी जगह ज्यादा है। अच्छा, एक्शन जो थोड़ा रिजल्ट के दम पर ज्यादा दिख रहा है, शेषाशाही पेपर्स 15% ऊपर, ये दमदार नतीजे के बाद शेषाशाही पेपर्स ये शेयर हाजिर करेंगे कैश मार्केट का। दूसरा है 20 माइक्रोन्स, ये शेयर 10% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नंबर आए सब ये नंबर्स वाले। फेडरल्स मुगल की आपने बात की, दमदार नतीजे 9% ये चल गया है फेडरल्स मुगल। होंडा सीएल और मुंजाल ऑटो, ये दो ऑटो एंसिलरी स्टॉक 8-8, 7-7% मजबूत है, यहां पर दमदार तेजी हो रही है। श्रेय इंफ्रा, ये सारी आई इंफ्रा 4%, ये शेयर मजबूत है। KEI इंडस्ट्रीज, यहां पर दमदार नतीजे आते हुए दिखे, यहां तेजी हो रही है। न्यूलैंड लैब्स जो शुक्रवार को कुंज बंसल रिकमेंड करके गए थे हमारे शो में, राइट? कुंज बंसल, अच्छा कुंज बंसल टॉप पिक्स दी थी उन्होंने, राइट? न्यूलैंड उनमें से एक था, एक करूर वैश्य बैंक था। अच्छा, इस बीच पहले मोदी जी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें सुनना चाहिए। तो आइए चलते हैं, यूएस और इंडिया की कोई समिट हो रही है, यूके और इंडिया की टेक समिट हो रही है, जिसमें पहली बार देखिए ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्रेक्जिट के बाद भारत आई हैं और वो उनकी पहली विदेश यात्रा, उनकी पहली भारत की यात्रा है। हाँ। विदेश यात्रा तो काफी कर चुकी होंगी, लेकिन भारत में पहली बार आई हैं। तो उस मीटिंग में, कॉन्क्लेव में, 3 दिन की कॉन्क्लेव है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातचीत करते हुए। It is an honor for us that you choose to visit India as your first bilateral trip outside your immediate neighbor, and we extend a warm welcome to you. Today, the world is at an inflection point where technology advancement is transformational. It is vital that India and the United Kingdom, two countries linked by history, work together to define the knowledge economy of the 21st century. In the current global environment, our two countries face several economic challenges which directly affect trade and commerce. But I am confident that together we can leverage our scientific strengths and technological prowess to create new opportunities. India is now the fastest growing large economy with the most open investment climate. Our innovative entrepreneurs, talented workforce and R&D capabilities, combined with large markets, demographic dividend, and increasing e-competitiveness, offer new growth sources for the world economy. Likewise, the UK too has experienced resilient growth in the recent past. It excels in academic quest and technological innovation. Though the quantum of bilateral trade has remained at the same level for the past 5 years, of our investment in both directions have been robust. चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और कुछ ही देर में जब यूके की प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करेंगी तब हम उनका भाषण भी आप तक लेकर आएंगे। लेकिन इस समय बाजार का एक्शन भरपूर है। फार्मा शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ल्यूपिन 6% ऊपर, हालांकि कुछ देर पहले 100 रुपए ऊपर था, थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा कि बुधवार को, यानी इसी हफ्ते बुधवार को 9 तारीख को इनके नतीजे भी आने वाले हैं और सन फार्मा के नतीजे आएंगे बृहस्पतिवार को। तो फार्मा शेयरों के लिए यह हफ्ता इंपॉर्टेंट रहने वाला
भी है। लेकिन असली तेजी तो औरोबिंदो फार्मा में हो रही है ना। सबसे खुश अगर कोई होगा ना तो वागले साहब होंगे। वागले साहब के पास अभी भी शेयर औरोबिंदो के अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। वागले साहब के पोर्टफोलियो में अब तो वागले साहब के बिहाफ पे हम ही डिस्क्लोजर दे दें कि औरोबिंदो फार्मा वागले साहब के पोर्टफोलियो में है, हमको याद हो चुका है। तो बताइए सर, तो जब आप निकल जाएं बेच देते बताइए वागले साहब। तो कब बेचने वाले सर? 1200? हाँ, लेकिन वो 2 साल का व्यू है। और लेकिन मैं ये मान लूं कि ट्रेडिंग व्यू मेरा गलत हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है, मैं और ऐड करूंगा नीचे में, और 1-2 साल के लिहाज से उतना तो व्यू बनता है। चलिए, तो 1200 का लेवल है जो 2 साल में देखने को मिल सकता है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। कुछ ही देर में लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग के ऊपर नजर बनी रहेगी। जो फॉर्मूला अनिल बता रहे हैं कि अगर आपके पास शेयर है तो आपको उस शेयर को होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग कुछ ही देर में होने वाली है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस लेवल के आसपास लिस्टिंग हो सकती है अविनाश? क्योंकि 30 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 3000 करोड़ का बड़ा आईपीओ है। इंटरेस्ट तो आया था इसमें। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग करीबन 840-850 तक हो सकती है। आईपीओ प्राइस 775 था, तो जिस प्रकार का रिस्पांस और मार्केट का सेंटीमेंट अगर हम देखें तो 840-850 का रेंज में डेफिनेटली लग रहा है लिस्टिंग होनी चाहिए। 850 840-850 775 का है ना इशू प्राइस? 755 का। 755 से अच्छा 755 पे इशू प्राइस है, यानी लगभग 80-100 रुपए ऊपर। 80-100 रुपए ऊपर होनी चाहिए। ओके, चलिए, ये पीएनबी हाउसिंग की लिस्टिंग पर एक ओपिनियन। इस बीच नतीजे वाले शेयर बड़े एक्शन में हैं अभी भी। कुछ कमजोर शेयर भी बता दूं आपको जहां पर मार पड़ रही है नतीजों के दम पर। टेरा सॉफ्टवेयर 10% नीचे, नील कमल, ये समझ में नहीं आया, इतने खराब नतीजे नंबर्स पर कभी अच्छे। इतने क्रूड इतना नीचे है, इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होनी चाहिए, ब्रांड इतनी बढ़िया, सब जगह जहां देखो छत में टंकियां इन्हीं की दिखती है। नीलकमल की कुर्सियां और सिंटेक्स की टंकियां, तो ये दोनों कंपनियां के प्रोडक्ट्स तो खूब बिकते हैं लेकिन नंबर्स अच्छे आते नहीं है। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है। क्रूड की कीमतें तो गिरी है, कमोडिटीज प्राइसेस सॉफ्ट है, तो देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनका क्लियरली एक फर्नीचर माल भी डिवीजन है हेमंत, यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत सेटबैक हो सकता है। बट वहाँ खर्चा बहुत कर दिया हुआ है। हाँ, इनफैक्ट वो डेफिनेटली इनके लिए एक हैवी कैपिटल इंटेंसिव काइंड ऑफ बिजनेस है, तो देखना पड़ेगा कि आगे का क्वार्टर कैसे हो। लेकिन ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ और जो मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी वो डेफिनेटली उम्मीद से खराब आई है। ओके, आप देखिए छोटे मझौले शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है इस समय। मानस, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, बाजार खुल गए, सेटल हो गए, अब 8500 के ऊपर निफ्टी निकल भी गया है, ट्रेड भी ठीक ठाक वहीं पे कर रहा है बैंक निफ्टी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1 गिरने वाले शेयर के सामने 8 बढ़ने वाले शेयर, तो फैक्टर्स जो है वो बुल्स के फेवर में ज्यादा नजर आ रहे हैं अब तक। तो डाउ फ्यूचर्स भी एक बार देख लेते हैं वो कैसे ट्रेड कर रहा है। 200 पॉइंट के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा था घंटे भर पहले डाउ फ्यूचर्स में, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण फ्यूचर्स है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन ये बताइए मानस, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? क्या और बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है? क्योंकि मंदी यहाँ पर काफी देखने को मिलती पिछले 2 हफ्तों में। आपने बैंक निफ्टी की बात की? जी। देखिए, बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और मॉर्निंग में मेरा व्यू था कि अगर कोई उछाल मिलता है 19,100 से लेकर 19,200 की रेंज में, तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। मैं अभी भी समझता हूं कि 19,400 एक बड़ा हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए, इसलिए मेरे हिसाब से तो इस उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। 19,400 के स्टॉप लॉस रखे। जो पहला टारगेट होगा वो करीब 18,800 के आसपास होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाले 3 से 4 दिनों में 18,800 के लेवल्स बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। अच्छा मानस, एलएनटी का चार्ट देखकर भी बताइए ये कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि जो कुछ देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सरकार ने सूटी की हिस्सेदारी बेची तो जरूर, लेकिन खरीदी किसने? एसबीआई ने। और जितनी हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती थी, जो ग्रीन शू का ऑप्शन मिला के, उतनी हिस्सेदारी तो बिक नहीं पाई, डिमांड तो थी नहीं। तो एलएनटी पे वो ओवरहैंग तो है, बाकी की हिस्सेदारी सूटी की कब बिके, किस भाव पर बिके, कौन खरीदने आए, क्या फिर से सरकारी संस्थान को यूज किया जाए, ये बताइए। देखिए, शेयर आज के 250 पॉइंट ऊपर मार्केट में देखिए शेयर चल नहीं पा रहा है। नहीं, हमने पहले कहा, देखिए ये शेयर सबसे बढ़िया किसके लिए? वागले साहब और मानस के लिए। मानस से इसलिए चार्ट पर एक बार राय लेते हैं। मानस, हरे निशान से लाल निशान आने में कितनी देर लगने वाली है इसको?
देखिए ये बताना मुश्किल है कि कितना समय लगेगा रेड होने में इंटरडे में, बट डेफिनेटली बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि 6 महीने के बाद स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके नीचे फिसल गया है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस, एक करीब 1425 1430 एक सपोर्ट था जिसके नीचे स्टॉक फिसल चुका है। तो मेरी राय में तो जैसा आज उछाल मिला और ऐसा ही कोई और उछाल मिल जाए और 1440 की रेंज में स्टॉक आ जाए तो वहां पर बिल्कुल बिकवाली करने की राय रहेगी। मैं समझता हूं कि एक बड़ा हार्डल अब 50 दिनों का मूविंग एवरेज है जो कि 1475 के आसपास है, तो उसके नीचे उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट सेट करें वो करीब 1350 और 1360 के सेट करें, जो कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक टच कर सकता है। एफएनओ में तो लाल निशान में आ गया, हरे निशान से आ ही जाएगा, आना ही चाहिए। और इस बीच थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लुपिन में भी आती हुई दिख रही है। मजबूत तो खुला है लेकिन थोड़ा 1500 के आसपास लुपिन आता हुआ दिख रहा है। दिन के लो पॉइंट पर तो इतना गैप मिला है और शुक्रवार के फंसे हुए, एक्चुअली ये खबर है ना, अगर एक दिन पहले आ जाती ना शुक्रवार को तो सोचिए स्टॉक 1600 रुपए दिखता था, लेकिन चूंकि ये एक तो क्या है कि फंसे हुए लोग हैं, ऊपर से इतना गिरा हुआ तो वो खाली रिकवरी हो पाई निचले स्तरों की। तो जो 1500 मेरे ख्याल से 1525 रहा होगा शुक्रवार को। लुपिन के नतीजे भी आने वाले हैं। अब मेरे ख्याल में वो देखिए रिएक्शन तो आ गया इस खबर का। अब लोग ये मानकर चल रहे होंगे कि नंबर्स कैसे आते हैं, तो अगले जो ट्रेड लिया जाएगा वो बुधवार को नंबर्स के लिहाज से लिया जाएगा फिर शायद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप वागले, अविनाश गोरक्षकर, गौरव बिस्सा, मानस जायसवाल, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल के पीएमएस इक्विटी हेड मनीष सोनथालिया साहब, बात करेंगे उनसे बाजार पर इस ब्रेक के बाद। 8,500 को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है बाजार और 8,500 के नजदीक आते ही फिर से थोड़ी खरीदारी आती है और ये खरीदारी ज्यादा आती है मिड कैप शेयरों में। देखिए 1.5% के आसपास मजबूत मिड कैप इंडेक्स है, 200 अंकों का बड़ा उछाल। बैंक निफ्टी देखिए 230 अंक ऊपर है, 1.25% का बड़ा उछाल। तो बाजार बेहद मजबूत खुलने के बाद अपनी मजबूती को बरकरार रखते हुए आइए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हेड इक्विटी पीएमएस मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मनीष जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल तो अमेरिका के इलेक्शन पर ही लेना चाहता हूं, किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं इन इलेक्शंस को? दुनिया भर के बाजारों पर, भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो क्या होगा और हिलेरी जीतती हैं तो क्या होगा? देखिए ट्रंप साहब जीते या क्लिंटन जीते, उससे मुझे तो यही लगता है कि मार्केट्स में एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा। और रीजंस इलेक्शन का नहीं है, रीजंस है अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की पूरी गुंजाइश है अब दिसंबर के महीने में, और वो एक इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल शुरू होगा क्योंकि Q3 के जो जीडीपी के नंबर है वो 2.9% है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, वेज इंक्रीज हो रही है। तो अब कोई कारण नहीं बचा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, और यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ग्लोबल और दुनिया के बाजारों में एक रीसेट होगा एसेट प्राइसेस में, इंक्लूडिंग बॉन्ड मार्केट्स रीसेट होंगे। तो बॉन्ड मार्केट्स में हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं, और इक्विटीज जो काफी रैली किए हैं लास्ट 1-2 साल में वर्ल्ड ओवर, उसमें एक करेक्शन की गुंजाइश है। इंडिया में भी वही होगा। सो इलेक्शंस विच वे दी अदर थोड़ा मायने कम रखता है, बट हाँ अगर क्लिंटन जीतती हैं तो जो आउटसोर्सिंग स्टोरी है बेसिकली आईटी और फार्मा, उनको एक पॉजिटिव लेग अप मिलेगा। मनीष ये बताइए कि एफआईआईज क्या फिर इसीलिए बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में? ब्याज दरें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप कह रहे हैं, और ये फ्लोज कब तक ऐसे ही नेगेटिव रहेंगे? क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली से के सामने बीआईएस की खरीदारी के बावजूद मार्केट फिर चलता नहीं है। बात वही है कि मार्केट्स में अगर फ्लोज मोर और लेस स्टैग्नेंट रहे, फिर भी एक रोटेशन ट्रेड मार्केट्स में जरूर होने की पूरी गुंजाइश है, और वो ये है कि अभी लास्ट 2-3 सालों में हमने देखा है कि हाई ग्रोथ और हाई पी मल्टीपल्स लो ग्रोथ और लो पी मल्टीपल्स पर हावी रहे। अभी जस्ट रिवर्स होगा, लो ग्रोथ लो पी, बिकॉज दुनिया में बहुत अनसर्टेनिटी है, जो हर्डल रेट है ग्रोथ का, और अगर आपकी पी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं, जैसे कि 10 से 20 के बी में पी है, और यहाँ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो 25, 30, 50 के पी में चल रहे हैं, तो लो ग्रोथ लो पी स्टॉक्स विल वेन अगेंस्ट हाई ग्रोथ हाई पी। लार्ज कैप्स
will be more favorable than mid caps. अच्छा, लार्ज कैप्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मिड कैप्स के बजाय, ये एक इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि अभी तक तेजी जो हुई है बड़ी मिड कैप्स में हुई है। ये बताएं सर कि फिर ऐसे में भारतीय बाजारों में तेजी के लिए अपने ट्रिगर्स काम आएंगे या ग्लोबल मार्केट्स के, और अगर अपने काम आएंगे तो अपने ट्रिगर्स क्या होंगे? अपने ट्रिगर्स तो सब कुछ जाने हुए हैं, जो पॉजिटिव मॉनसून्स है, इंटरेस्ट रेट कट्स है, वो सब कुछ फैक्टर इन है। अब मार्केट्स नियर टर्म में नेक्स्ट 6 months 1 year में ग्लोबल रेपरकशंस को फैक्टर इन करेंगे, और ग्लोबल रेपरकशंस में सबसे बड़ी नेगेटिव ये है कि अब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से वर्ल्ड के जो एसेट प्राइसेस हैं ऑल एसेट क्लासेस वो रीसेट होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें कि एचडीएफसी फॉर एग्जांपल लार्ज कैप्स क्यों फेवरेबल, अगर एचडीएफसी लिमिटेड 15% के ग्रोथ है और 20 का पी है, दैट इज फार मोर फेवरेबल देन सम मिड कैप विच इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 50 पी एंड ग्रोइंग एट मे बी 20%। तो ये एक इक्वेशन में एक रीसेट जरूर हो सकता है, और इसीलिए और लार्ज कैप्स लास्ट 2-3 सालों में चले भी नहीं है, तो इंडेक्स लेवल पर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा, बट क्योंकि लार्ज कैप्स बढ़ेंगे, पर एक रोटेशन ट्रेड होगा, जो भी 10 से 20 के पी में स्टॉक्स हैं वो कुछ नहीं होते हुए भी बढ़ेंगे, रीसेट होगा, और जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं पी मल्टीपल्स काफी हाई वो करेक्ट होंगे। तो सर ये बताइए फिर वो कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहने वाली है? कुछ सेक्टर्स जो आपको अच्छे लगते हो उनका जिक्र करिए, और जो सेक्टर्स आपको लगता है कि इस समय खरीदारी नहीं करनी चाहिए, दूर रहने चाहिए, वो भी बताएं। देखिए, एक तो जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो काफी करेक्शन मोड में है, और अगर आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज के नाम देखें सब 10 से 15 के पी में है, और अगर 7% 10 ईयर जीसेक का यील्ड है तो वो तो जीरो ग्रोथ स्टेट है, वो अगर 15 के पी में है 7% मीन्स रफली 15 का पी। यहाँ पर सब लार्ज कैप आईटी कंपनी 10 से 15 के पी में 1 ईयर फॉरवर्ड, तो क्या जीरो ग्रोथ स्टेट है आईटी कंपनीज के? आंसर इज अ क्लियर नो। यहाँ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है। लार्ज कैप फार्मा कंपनीज काफी करेक्ट हो गए हैं, तो ये जहां पर बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है वहां पर एक गुंजाइश है। और कोई सेक्टर स्पेसिफिक अगर बोले तो कमोडिटीज, अगर यूएस डॉलर की रेट्स बढ़ते हैं तो एक करेक्शन मोड में आता है। ऑयल करेक्ट हो रहा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया के लिए कि ऑयल करेक्ट हो रहा है, पर इमर्जिंग मार्केट्स और ऑयल का डायरेक्ट कोरिलेशन है फ्लोज का। अगर ऑयल करेक्ट होते हैं तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज भी करेक्ट होते हैं, तो वही हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। तो जो यूजर्स ऑफ कमोडिटीज है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो प्रोड्यूसर्स ऑफ कमोडिटीज है वो नेगेटिव रहेंगे। प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज नेगेटिव और यूजर ऑफ कमोडिटीज जो कमोडिटीज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रिसर्च बताइए मनीष जी ने। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार पर और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। 200 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्ट 8,500 पर 67 अंकों की मजबूती के साथ। मिड कैप इंडेक्स मजबूत है, बैंक निफ्टी 200 अंकों पर। लेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन शेठ। इस ब्रेक के बाद बाजार इस बीच देखिए 192 अंकों पर है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 63 अंकों की मजबूती। मिड कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा मजबूत है, और बैंक निफ्टी में भी इतनी ही मजबूती। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन शेठ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। बड़े दिनों बाद सर आपसे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, क्या लग रहा है सर मार्केट? सर देश तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल मार्केट में थोड़े झटके आ सकते हैं क्योंकि यूएस इलेक्शन को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, और हर रोज वहां की न्यूज को लेकर हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और अभी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बहुत ही क्लोज हैं अभी, तो कोई क्लियर इंडिकेशन है नहीं। कभी 44, 43 स्कोर हो जाता है, कभी 45, 44 हो जाता है। कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो मिसेस क्लिंटन आगे थी, और थोड़ा सा रिस्क ऑन चल रहा था। कमोडिटीज में गर्मी आ गई, हमारे यहाँ मिड कैप्स चल गए हैं, काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ी बहुत तेजी दिखी, ये सब हुआ। डॉलर इंडेक्स भी 100 का करीब 95, एक पुल बैक आया जो 80 का 100 चला गया था, वो 95 तक आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब आगे बढ़ जाएंगे ऐसी गुंजाइश कम से कम आ रही है, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है।
फिर FBI से फिर कहा गया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कोई क्राइम उन्होंने नहीं किया है मिसेस क्लिंटन ने। हमें पता नहीं सर, हम अपने देश की राजनीति समझ नहीं पाते हैं, तो हजारों मील दूर देखकर और उन पर अनुमान लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल काम। हाँ, मुश्किल काम। लेकिन अगर शेयर बाजार पर भरोसा है, निवेश करके लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, तो ये बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो इस कमजोरी वाले बाजार में, अनिश्चितता वाले बाजार में आप खरीदना चाहेंगे? तो जैसा कि सोनतले साहब अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे, और मैं मनीष से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पर कि दोनों IT और फार्मा एक सेंटिमेंटल बॉटम तो जरूर बनाएंगे। परफॉर्मेंस बॉटम आने की तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि मनीष ने कहा भी कि ये सेक्टर्स में वैल्यूएशन अभी आपके फेवर में है। ये दोनों सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया है ड्रास्टिकली। अगर अपने लास्ट 6 महीना 12 महीने की ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो IT इंडेक्स मेरे ख्याल से कुछ 12% डाउन है इस फाइनेंशियल ईयर में। बैंक इंडेक्स 18% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 23% चल गया है। तो इतनी बड़ी जब डाइवर्जेंस है परफॉर्मेंस में, तो कहीं ना कहीं वैल्यू हंटिंग के लिए स्कोप बनता है। दूसरी बात यह है कि बिजनेसेस दोनों बहुत ही सॉलिड हैं। दोनों बिजनेसेस फार्मास्यूटिकल्स और IT, यही दोनों सेक्टर्स हैं जहां पर भारत बाकी देशों से आगे है और ग्लोबली कंपीट करके धंधा लाता है। ठीक है, स्टील में आज हमको इंपोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन चाहिए, टेक्सटाइल्स में हम कोटास के जमाने में कोटास के लिए लड़ते थे, रॉ कॉटन को हम एक्सपोर्ट करने के लिए पाबंदी लगाते हैं, तब जाकर हमारे कॉटन मिल्स सस्ते में यार्न बना पाएंगे, ये लगता है हमको। फार्मा और IT दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया की ट्रेडिशनल वीकनेसेस, वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में हो, टैक्सेशन में हो, इन सबको ओवरकम करके ये दोनों नॉलेज बिजनेसेस हैं। अगर किसी को इन दोनों में से एक चुनना हो तो वो बेटर क्या हो? क्योंकि देखिए हैंगओवर है, हिलरी क्लिंटन का और डोनाल्ड ट्रंप का दोनों का व्यू था कि वो फार्मा के थोड़े से आउटसोर्सिंग के में अगेंस्ट हैं। इवन US में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो तो IT के पूरे अगेंस्ट थे। तो असमंजस वाली स्थिति है, दोनों में से चुनना हो तो क्या खरीदेंगे? नहीं, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। आज वो इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए थोड़ी सी, जिसको हम पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी इलेक्शन रेटोरिक चल रही है। ट्रंप की रेटोरिक थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम पर चलती है, इसके लिए हमें वो ज्यादा सुनाई देते हैं, बस फर्क इतना ही है। US बिल्कुल कैरेक्टर में बिल्कुल ही पूंजीपति या कैपिटलिस्ट देश है। कॉस्ट रिडक्शन जहां पर होता है उस चीज को अल्टीमेटली एनकरेज की जाएगी। थोड़ा बहुत इलेक्शन रेटोरिक आगे पीछे चलेगा। हर बार US इलेक्शन के आसपास IT को लेकर टेंशन होते हैं, फिर 6 महीना 12 महीने के बाद वापस ग्रोथ आ जाती है, री रेटिंग हो जाती है सेक्टर्स की। तो हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों, अगर आप एक चुनने को कहते हैं तो मेरे ख्याल से आज ज्यादा डेस्परेशन जो है US में, ओबामा केयर को देखिए या हेल्थ केयर कॉस्ट को कंट्रोल करने की जो मांग है, अगर वो देखते हैं तो डेफिनेटली फार्मा में ज्यादा कॉन्फिडेंस आती है। IT में तो क्या है कि सेक्टर के अंदर भी एक डिसरप्शन चल रहा है, डिजिटल डिसरप्शन चल रहा है, ऑटोमेशन चल रहा है, AI को लेकर कहते हैं कि काफी सारे जॉब्स चले जाएंगे लोअर एंड प्रोग्रामिंग के। तो हमें लगता है कि फार्मा में विजिबिलिटी मच बेटर है, मच बेटर है। और अजीबोगरीब बात यह है कि हम ये बात कर ही रहे हैं और फ्राइडे को वो DOJ सबपीनस हुए थे और वहां पर कई सारी कंपनीज को, सन फार्मा, टारो, रेड्डीज, इन सबको बोला गया कि भाई तुम लोगों ने दाम बढ़ाया है। बिल्कुल बेहुदा बात है ये, और ये बिल्कुल चैलेंज होनी चाहिए और होगी जरूर। और ये कोई महीने 2 महीने में इसका रिजल्ट निकलेगा, 2 साल से चल भी रही है। वो चल भी रही है, वैसे भी ऐसा नहीं है कि कल ही ये बात निकली है। आपको एक चीज देखनी चाहिए कि जब एक ड्रग जब जेनेरिक हो जाता है तो 100 रुपए का ड्रग 5 से 10 रुपए की रेंज में बिकने लगता है। जो आदमी उसको 5 या 10 रुपए में बेचता है, अगर उस पर आप इल्जाम लगाते हैं कि वो प्राइस फिक्सिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हंसने लायक बात है 100 रुपए के ड्रग के लिए, अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल। तो कहीं ये चलेगा, ये चक्कर चलेगा। और इतनी जो ओवरहैंग अभी दिख रही है, ये इलेक्शन निकल जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे। कॉमन सेंस ये कहता है इन खबरों में दम नहीं। हाँ, बट कॉमन सेंस सर ऐसा है ना कि आपके पास वो पेट का पानी आपका हिलना नहीं चाहिए जब नॉनसेंस कॉमन सेंस पर हावी हो जाता है। और इस वॉलेटिलिटी में अगर आप अपना दिमाग ठंडा रख सकते हैं तो ये खरीदने का इलेक्शन से पहले का भी हो सकता है ये कुछ स्टंट रहा हो, नहीं पॉलिटिक्स। हाँ, तो वो जैसे हमें यहाँ पे समझ आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग कॉमन पीपल। तो सर लुपिन की ये गोवा फैसिलिटी को अभी क्लियरेंस मिल गया है। सन फार्मा की एक बड़ी फैसिलिटी
बात चल रही है, खुदा न खास्ता क्लियरेंस मिलना चाहिए, बात चल रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज ने सालों साल तक एफडीए रेगुलेशंस को किसी किसी ने कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन लार्जली फॉलो करके सर्टिफिकेशन लेकर इतने बड़े बड़े $1 बिलियन बिजनेसेस खड़े किए हैं। ओवरनाइट ये लोग वाइप आउट हो जाएंगे, खास करके उस समय जब यूएस को चीपर मेडिसिन की जरूरत है। मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, ये दिवाली का स्पेशल शो जो मैं कर रहा था, नीलेश भाई ने भी यही बात की कि अब हमारे को समझ में आ गया कि यूएसएफडी को एक्चुअली चाहिए क्या, और हिंदुस्तान वाले बड़े एडजस्टिंग होते हैं लोग। सही बात। तो भाई जो रेगुलेटर से पंगा नहीं लेना, जो ये चाहते हैं वैसा करके दे दो, तो अब धीरे धीरे हमारे सारे फार्मा कंपनियां समझ में आ रही हैं कि यूएसएफडीए को कैसे सेटिस्फाई करना है, तो उस हिसाब से वो करते हुए दिख रहे हैं। एक लर्निंग कर्व है। ये लोग सब 22, 23 के मल्टीपल पे थे, सब 15, 16 के मल्टीपल पर आ गए हैं। कई सारी कंपनीज में, सिप्ला जैसी कंपनी में इतना सारा ऑपरेटिंग लेवरेज एम्बेडेड है, यूटिलाइजेशन इतना लो रन कर रहा है। सन फार्मा बीटन डाउन हो गया है। लुपिन में तो कितनी फैंटास्टिक यूएस पाइपलाइन है। एल्केम की यूएस पाइपलाइन अभी नेक्स्ट 2-3 सालों में खिलने वाली है। तो काफी वैल्यू के स्पॉट्स दिख रहे हैं हमें। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी को लेकर सिलेक्टिव शोर शराबा करने वाली बात है। ठीक बात है। तो ये बात हुई आईटी और फार्मा की। अगर दोनों में से एक चुनना है तो फार्मा ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन एक और सेक्टर जो बड़ा वेटेज रखता है बाजार पर, और वो है बैंक्स। कई कंपनियों के बैंक्स के नंबर्स आ गए हैं और कुछ के आने बाकी हैं। ये बताइए, बैंक्स भी क्या अनिश्चितता के माहौल में खरीदने चाहिए, और फिर खरीदेंगे तो क्या प्राइवेट या पीएसयू? देखिए, अगर यूएस में पॉलिटिकल रिटोरिक चल रहा है और इंडिया में बैंक्स गिर रही हैं, तो दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। आपको कोरिलेशन दिखेगा, लेकिन कोई कॉजेशन जिसको बोलते हैं, कोई कारण तो होना नहीं चाहिए। पहली बात वो है। हाँ, लेकिन बैंक्स 30-31% इंडेक्स के हो गए हैं, और कहीं पर भी इंटरेस्ट अब यूएस का मैक्रो डेटा भी बड़ा स्ट्रांग आया है। तो लग रहा है 2.9% जैसा है। जॉब डेटा इतना स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मेरा व्यू यह है कि देयर इज एटलीस्ट 70-80% चांस की फेड रेट हाइक आनी चाहिए दिसंबर में, और आएगी भी सही। और मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, ग्लोबल एक डॉलर स्ट्रेंथन करेगा, थोड़ा सा रिस्क ऑफ होगा। सर लोग, आप मुझे बताइए, इंडिया के आधे साइज का कोई देश इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को रेप्लिकेट कर रहा है क्या आज? एक भी नहीं। इंडिया की साइज तो भूल जाए, इंडिया से आधे साइज की इकोनॉमीज में एक देश जो 70 सालों तक सूडो सोशलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म के नीचे दबा हुआ था, वहां पर अभी गवर्नेंस इंप्रूव करने की बातें चल रही हैं। कुछ एविडेंस दिखने लगी है। जीएसटी आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ परफेक्ट है। अपना एनपीए प्रॉब्लम आज भी सॉल्व होने में बहुत मील अभी भी क्रॉस करने हैं, लेकिन डायरेक्शन, जो दिशा, अच्छी चीजें देखें। अच्छे दिन अभी दूर है, लेकिन अच्छे काम कुछ होने चालू हो गए। एक बात है, अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब इस माहौल में अगर आप उम्मीद नहीं बनाते हैं, और अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, आप अबू धाबी में या नॉर्वे में या कनाडा में आप कोई बहुत बड़ा पेंशन फंड या सॉवरेन वेल्थ फंड मैनेज कर रहे हैं, और आप इंडिया को नहीं देखेंगे उम्मीद की नजरों से, तो फिर ये तो जहां उम्मीदें अच्छी दिख रही है, वो 1-2 शेयर बता दूं। एक तो पीएनबी हाउसिंग, जो प्री ओपनिंग सेशन में 860 पर सेटल होता हुआ दिख रहा है, लगभग 85 रुपए की तेजी, 11% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो जो सवाल हेमंत जनरली हमारे इन्वेस्टर पूछते हैं, और जो हम टेक्निक बता रहे हैं कि भाई आईपीओ में भी पहले दिन स्टॉप लॉस लगाना शुरू था, 860 पर लिस्ट होता है, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 830-35 के आसपास। जब तक 830-35 ना टूटे तब तक घबराए नहीं, अपसाइड के लिए होल्ड करें, पहली बात। दूसरी बात, एक और छोटा स्टॉक बड़ा एक्शन दिखा रहा है, वो है लॉयड मेटल। ये है बीएससी पर ये स्टॉक, और यहाँ पर 0.2%, 1.8% हिस्सेदारी बदली है, और स्टॉक बड़ी तेजी में आता दिख रहा है। 40 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है लॉयड मेटल में, 17 रुपए 5 पैसे पर, और स्टॉक ऑलरेडी 12-13% ऊपर दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। लॉयड मेटल का स्टॉक, जी हाँ, 12% मजबूत। तो एक छोटे शेयर में बड़ा एक ब्लॉक बदलता हुआ यहाँ पर। चलिए, तो आईपीओ में पैसा बनने का सिलसिला, इस संवत का पहला लिस्टिंग बेहतरीन रही है, ये कह सकते हैं आप। और आप देखिए, कुछ ही देर में लिस्ट होगा, तो 30 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू, और अच्छी लिस्टिंग अब होती हुई दिख रही है। अविनाश कुरश्कर, जो हमारे एक्सपर्ट कुछ ही देर पहले हमारे साथ थे, वो कह रहे थे 840 के आसपास ही लिस्ट हो सकता है। देखिए, उससे भी और बेटर लिस्टिंग हो रही है, 860 के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। तो ये एक बेहतरीन शेयर। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं। महंगा था ये आईपीओ, और ज्यादा प्रीमियम मार्केट ने अब दे दिया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां क्या आपको अट्रैक्टिव लगती हैं? क्योंकि आप नतीजे देख लीजिए, हर क्वार्टर में नंबर्स कंसिस्टेंटली अगर अच्छे आ रहे हैं किसी एक सेक्टर के, तो वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इस सेक्टर में? तो सर, हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज का एफएमसीजी है, जिसको कहते हैं। कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, ऑलवेज सेफ लगेगा,
और कोई बहुत बड़ी गलती जब तक आप नहीं करेंगे तब तक धंधे चलते रहेंगे। हर किसी के केस में हमने देखा है, जो लोग स्मॉल बेस से ग्रो कर रहे थे, चाहे रेपको जैसी कंपनियां हों उनको, और अब कंट्री में जो लोग हैं उनको ग्रोथ रेट्स ज्यादा मिली हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इतनी सारी बैंकों की भी जो हाउसिंग स्लाइसेस हैं, एक्सिस बैंक के अंदर भी एक बहुत ही बढ़िया हाउसिंग फाइनेंस का स्लाइस है। ICICI होम फाइनेंस के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो स्पेशलिस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो या बैंक्स के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियोज हैं, ये सब बहुत बढ़िया है। लास्ट कुछ सालों में ये जो लैब का बिजनेस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बिजनेस, वो भी एक सूडो हाउसिंग फाइनेंस की तरह है कि बिजनेस लोन्स लेते हैं लोग अपने घरों को या अपने घरों को गिरवी रख के, वहां भी 70% 75% से ऊपर लोन टू वैल्यू नहीं जाती। बहुत ही सेफ और स्टेडी बिजनेस है ये, इसलिए इसको मल्टीपल दिया जाता है। सवाल PNB हाउसिंग फाइनेंस के केस में कम से कम ये है कि अभी तक जो 60-62% लास्ट 4 सालों में जो ग्रोथ रेट उन्होंने किया है, उस ग्रोथ रेट को वो लोग आज 30,000 करोड़ की बुक पर भी 29-30,000 करोड़ की बुक हो गई है, वहां पर भी बरकरार रख सकेंगे या नहीं, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज के दिन जज करना मुश्किल है। PNB पर भी नजर रहेगी और PNB की दूसरी सब्सिडरी जो है PNB गिल्ड, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ये जो इशू है ये PNB के लिए तो फायदेमंद है ही, और ये पूरा ग्रुप अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो चलिए, बाजार इस बीच मजबूत शुरुआत करने के बाद 8,500 को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। वक्त है आपसे विदा लेने का दीपेन सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। 200 अंक मजबूत सेंसेक्स और निफ्टी 8,500 के पास शानदार शुरुआत हफ्ते की। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट की तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है। सवाल यही कि क्या सोना आज करेक्ट होगा, इस पर जानकारी देंगी प्रियंका संभव, हमारे साथ जुड़ेंगी छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।